नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत ग्रहण करता हूँ। आज हम लोग जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें इंडियन इकोनॉमी को रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो समय न जाया करते हुए देखते हैं हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे इसमें। इसमें पूरी इकोनॉमी को कवर किया गया है। तो एक वीडियो के माध्यम से इस तरह पूरा इकोनॉमी को हम एक साथ रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है? तो यह देखिए रिवीजन सीरीज है, इसमें हम बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमारा काम होगा कि रिवीजन करना, जिससे एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्ट हम उसको जो है सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या-क्या कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो है क्षेत्र देखेंगे कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर क्या-क्या होता है। फिर सिस्टम देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि कैपिटलिज़्म कहाँ पे, सोशलिज़्म, मिक्स्ड, इन सब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एसडीआई, नेशनल इनकम, एनएनपी, जीडीपी, ये सब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, फिर भारत में कैसे प्लानिंग हुआ जो है, ठीक है। और प्लानिंग कौन बनाता है इसको देखेंगे। फिर पॉवर्टी को देखेंगे, है ना। लॉरेंज कर्व, गिनी वगैरह, है ना, रिलेटिव और क्या नाम है एब्सोल्यूट जो गरीबी होता है, क्या-क्या होता है, तो प्रकार इसमें। फिर भारत में कौन-कौन सी नीतियाँ जो है आई गरीबी को लेकर, ठीक है, तो डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग न्यूज़ जो है इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, जो 1991 में आया, तो इसको काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। एलपीजी में क्या-क्या है चीज़ों का, ठीक है, और उस समय सरकार कौन-सी थी, किसके द्वारा लाया गया। फिर भारत में बैंकिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम भारत में शुरुआत कैसे होता है, ठीक है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी इसी में देखेंगे, आरबीआई को देखेंगे, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर वगैरह जो ये सब होता है, डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, और भी जो ग्लोबल स्तर पे भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, उन कब स्थापना हुआ, कहाँ उनका मुख्यालय है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन के प्रकार हम देखेंगे, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई वगैरह भी इसको हम लोग देखेंगे। फिर भारत के एक्सटर्नल सेक्टर में जिसमें एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एफडीआई, एफपीआई, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत और वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो रिपोर्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा कौन-कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। तो उन सब रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे डिटेल से काफ़ी। फिर भारत के जो है कृषि को देखेंगे, भारतीय कृषि को, ठीक है, उनकी विशेषताएँ और क्या-क्या उनका जीडीपी में कितना योगदान है, ठीक है। और फिर इंडस्ट्री को देखेंगे, भारत में कैसा है और कब-कब कौन-कौन सी पॉलिसी इंडस्ट्री के संबंध में लाया गया, ठीक है। भारत में कर को देखेंगे, टैक्स प्रणाली, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको भी डिटेल से देखेंगे। फिर भारत में महारत्न कंपनियाँ, इनसे प्रश्न आता है, इनसे मुख्यालय से प्रश्न आता है, इनके जो है क्या नाम है, कब स्थापना हुआ, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अर्थशास्त्र के प्रमुख पुस्तक जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस किसका है ना? जनरल जो एम्प्लॉयमेंट संबंधित है, मतलब अलग-अलग जो मान लीजिए कीन्स के द्वारा कौन-सा बुक लिखा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा, सैमुअल्सन के द्वारा, तो अलग-अलग जो राइटर हैं उनके बुक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ सिद्धांत वगैरह जो दिया गया है इकोनॉमिक्स में, उसको प्रतिपादक से प्रश्न आता है, उसको देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण थ्योरी जो है इकोनॉमिक संबंध में, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट कमिटी जो है देखेंगे इकोनॉमी में, जैसे कि बेरोज़गारी को लेकर कौन से आए, शिक्षा को लेकर कौन-कौन सी समितियाँ गठित हुई, ठीक है। तो अलग-अलग समितियाँ जो है सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म में या एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो अलग-अलग चीज़ों को, पूरी समितियों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर भारत में जो प्रमुख योजनाएँ चली जो है कृषि के लिए, इंडस्ट्री के लिए, शिक्षा के लिए, योजनाओं को देखेंगे हम लोग। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो हैं इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल से। तो इस तरह देखिए पूरा इकोनॉमी को हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना के इसको देखिए वीडियो, और प्रयास करिए इसको जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकेंगे उतना इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए समय ना जाया कर, तो डायरेक्ट हम लोग चैप्टर चलते हैं अपने। तो देखिए जो पहला हमारा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बाँट के अध्ययन करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जिसमें प्रकृति से सीधे हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कृषि कार्य, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन-कौन से आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि भारत में रोज़गार का अगर देखें तो बड़ा हिस्सा जो है प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जीडीपी में अगर बात करें तो इसका योगदान 15 से 18% है, ठीक है। तो जो ये, और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
द्वितीय सेक्टर की बात करें, जिसमें हम कच्चा जो माल होता है उसको रूपांतरण करके या उसका मूल्य बढ़ाकर जो है वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे हम कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदल देते हैं, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री के माध्यम से, विनिर्माण के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से, है ना। तो इसमें क्या है, उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं रूपांतरण द्वारा, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं जो कच्चा माल होता है, ठीक है। और इसका देखिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आधार है सेकेंडरी जो है सेक्टर जो है। जीडीपी भी अगर योगदान की बात करें तो 25 से 30%, ठीक है। मेक इन इंडिया इस क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है इसको जो है सेकेंडरी सेक्टर को। टर्सरी सेक्टर में क्या है कि सेवा क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी सेक्टर, परिवहन, ठीक है। तो इसे पूछा जाता है कि किस में आएंगे, टर्सरी में आता है ये सब, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आता है उसको देखना है फिर, ठीक है। भारत में देखा सबसे अधिक योगदान जो है आपका किसका है, तो जीडीपी में तो आपके सेवा सेक्टर का ही है, ठीक है। तो 55 से 60%, मतलब 55 से 60% जो है जीडीपी में इसका योगदान है, ठीक है। और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब आइए देखिए, अगर एक स्टेज की बात करें तो जो कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर जो है सेकेंडरी सेक्टर जाती है ना, मतलब प्राइमरी 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 सेक्टर होगी पहले, फिर सेकेंडरी होगी, फिर टर्सरी होगी, ठीक है। लेकिन भारतीय अगर अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे पहले ज़्यादा मतलब योगदान था, है ना, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में, रोजगार में। उसके बाद सीधे जो है सेकेंडरी से ना हम लोग टर्सरी जो है कूद गए जो है, ठीक है। तो कहीं न कहीं प्राइमरी से डायरेक्ट जो है शिफ्ट करके हम लोग टर्सरी में पहुँच गए, जबकि स्टेज की बात करें तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी होना चाहिए, तो सबसे अधिक वर्तमान में योगदान जो है टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक कैपिटलिज्म होता है, और एक सोशलिज्म होता है, और एक मिक्स्ड होता है। कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। इसमें जो मार्केट होती है वह बाजार की शक्तियों, डिमांड और सप्लाई के थ्रू नियंत्रित होती है, ठीक है। तो पूंजीवाद क्या है कि निजी स्वामित्व होता है, इसमें अधिकतर प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। बाजार द्वारा कीमत तय होता है ना। किसी भी वस्तु की कीमत तय किसके द्वारा, बाजार के द्वारा, डिमांड और सप्लाई, मांग पूर्ति के द्वारा। विशेषताओं की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रतिस्पर्धा होता है मार्केट में, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए वैश्विक स्तर पर तो यूनाइटेड स्टेट्स है। इनविजिबल हैंड्स सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि इनविजिबल हैंड किसके द्वारा दिया गया, तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। और एडम स्मिथ को जो है फादर कहा जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इनका एक पुस्तक पूछा जाता है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अभी आगे भी इसको हम लोग देखेंगे बुक्स में। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। समाजवाद क्या होता है कि जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर सरकारी स्वामित्व होता है, सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है। और यह प्रॉफिट मोटिव न होकर वेलफेयर मोटिव होता है, ठीक है। समाज का कल्याण करना, समानता पे बल दिया जाता है, इसमें सरकारी नियंत्रण होती है, वस्तुओं की कीमत जो है सरकार के द्वारा तय की जाती है, न कि बाजार की शक्तियों के द्वारा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल चाइना में आंशिक रूप से विद्यमान देखा जा सकता है ना। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे वर्तमान में पूरी तरह सोशलिज्म नहीं दिखता है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि रशिया में जो है, चाइना में, इन सब में जो है देखा जा सकता है आंशिक तौर पर अभी। और यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित विचारधारा है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबी और अमीरी के बीच अंतर कम करना, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें पूंजीवाद, समाजवाद का मिश्रण रूप देखने को मिलता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है देखा जा सकता है। पब्लिक जो है, सरकार और बाजार दोनों की भूमिका इसमें होती है, मतलब सरकार और बाजार दोनों का इसमें भूमिका होती है। जैसे आप इंडियन जो इकोनॉमी देखेंगे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे सरकार का भी नियंत्रण है और साथ साथ बाजार की शक्तियाँ भी, ठीक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की बात की, जैसे रेलवे, रक्षा है, सब सरकार के द्वारा जो है इनका जो है देख रेख और इनका पूरा निर्माण कार्य देखा जाता है। निजी सेक्टर में देखें तो आईटी उद्योग ये सब निजी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब एक देख सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वहाँ पे सरकारी क्षेत्र और बाजार शक्तियाँ दोनों नियंत्रित करती हैं इकोनॉमी को, ठीक है। और तुलना की इनकी बात करें तो पूंजीवाद में क्या होता है कि स्वामित्व निजी होता है, समाजवाद में सरकारी होता है स्वामित्व, और मिश्रित में दोनों का मिला जुला रूप देखा जा सकता है। पूंजीवाद लाभ के उद्देश्य से काम करता है, समाजवाद समानता पे काम करता है, कल्याण पे काम करता है। मिश्रित जो है संतुलन देखने को मिलता है इनका। और पूंजीवाद में सरकार की भूमिका कम होता है, न्यूनतम होता है, जबकि समाजवाद में अधिक होता है, और मिश्रित में मध्यम देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूएसए पूंजीवाद
की जो है विचारधारा से प्रेरित है, चाइना जो है समाजवाद से, इंडिया जो है मिक्स्ड जो है मिश्रित जो है विचारधारा से, ठीक है। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एसडीआई, नेशनल इनकम, इन सब का क्या क्या डिफरेंस है, क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? तो यह एक प्रकार का इकोनॉमिक टर्म होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव टर्म्स होता है जिसमें किसी निश्चित समय अवधि में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में कितना वृद्धि हो रहा है। तो मात्रात्मक वृद्धि की ये बात करता है, ठीक है। जैसे किसी देश की आय कितनी बढ़ी, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है लोगों, तो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको देखा जाता है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मात्रात्मक पहलुओं को देखा जा सकता है, आय में वृद्धि हो रही, कितना हो रहा है, यह शॉर्ट टर्म फोकस करता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। उच्च वृद्धि हमेशा विकास नहीं दर्शाती है, ठीक है। और अब आइए देखते हैं कि जैसे क्या है ना कि इकोनॉमिक वृद्धि क्या होता है, केवल मात्रात्मक है, जीडीपी बढ़ रही, जीएनपी बढ़ रही, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार हो रहा है, बेरोजगारी में कितनी कमी आ रही, इन सबको नहीं दिखाता है डेटा, ठीक है। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि उच्च वृद्धि हमेशा विकास नहीं दर्शाती है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या होता है कि जिसमें हम इकोनॉमिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में कितना सुधार हो उसको भी देखते हैं, है ना, कि अगर जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में या जीवन स्तर में जो है वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही, तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो एक प्रकार का क्वालिटेटिव जो है टर्म्स होता है, इसमें हम शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को देखते हैं कि गरीबी में कितना कमी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार का यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू को देखता है, और यह लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और यह मानव कल्याण पर केंद्रित होता है, ठीक है, कि मानव जीवन में कितना गुणात्मक बदलाव हो रहा है, उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है, ठीक है। और तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ मात्रात्मक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों देखा जाता है। इसमें जीडीपी को देखते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एचडीआई, क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं। इसमें देखते हैं कि आय कितना बढ़ रही है, इसमें देखते हैं कि जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यह अल्पकालीन अवधि में देखा जाता है, जबकि यह दीर्घकालिक अवधि में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एचडीआई क्या होता है। तो एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसको जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा जो है 1990 के दशक में दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में यूएनडीपी के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो यह देखता है कि मानव जीवन की गुणवत्ता मापने का एक सूचकांक है, जिसमें हम 3 घटक को शामिल करते हैं, ठीक है। जिसमें हुआ कि हेल्थ आपका होता है, ठीक है, हेल्थ हुआ, ठीक है। एचडीआई में 3 घटक होते हैं, इसमें हेल्थ हेल्थ हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, ठीक है, फिर पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक है। तो इस तरह 3 घटक को देखते हैं। तो स्वास्थ्य में क्या देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा को इसमें देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक्सपेक्टेंसी को। शिक्षा में हम देखते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ये सब जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और इनकम की बात करें तो इसमें पर कैपिटा इनकम को देखा जा सकता है, और इसका जो स्केल होता है 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। तो स्केल जो है 0 से 1 के बीच इसको मेजर किया जा सकता है, और अगर 0.8 पर से अधिक जिसका है तो उसे हम उच्चतम श्रेणी में रखते हैं देश में, जहाँ पे विकास का स्तर है। और जहाँ पे 0.5 से 0.8 है वहाँ पे मध्यम जो है वो देखा ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं वहाँ पे। जहाँ 0.5 से कम होता है उसे हम निम्न विकास वाले देशों में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यह स्केल हुआ, ठीक है। और इसकी पहले चर्चा हमने किया कि 1919 में महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, और महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी है, ठीक है। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। किसी भी देश में जो है जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, उनके अंतिम मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में गणना करते हैं। तो आइए इसकी कुछ मुख्य अवधारणा है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो जीडीपी क्या होता है कि जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट कहते हैं, या किसी भी देश की सीमा के अंदर जो है उत्पादित होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। और जीएनपी क्या होता है कि किसी भी देश के नागरिक के द्वारा जो उत्पादित सेवाएं हैं उनका हम मूल्य को जो है इसमें देखते हैं। और एनडीपी क्या है कि जीडीपी जो निकालते हैं उसमें हम डिप्रिसिएशन को जो है मूल्य ह्रास को जो है माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। और एनएनपी क्या होता है कि इसमें हम जीएनपी से जो है डिप्रिसिएशन माइनस करके जो है
एनएनपी निकालते हैं, ठीक है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, वह नेट डेवलप नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग एनएनपी एनडीपी इन सबको जो है निकालते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मापन करने के तरीके क्या होते हैं कि किसी भी देश की अगर राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो क्या क्या उसके जो है मेथड्स हो सकते हैं। तो एक उत्पादन मेथड होता है, एक आय मेथड, इनकम मेथड, और एक व्यय या एक्सपेंडिचर मेथड होता है, ठीक। उत्पादन इसमें हम कुल उत्पादन का योग करके निकालते हैं। आय विधि में मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज इन सबको जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। और व्यय विधि में हम जो है इसमें सी मतलब जो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और आयात निर्यात इन सबको जो है जोड़ घटा के निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा व्यय विधि हुआ, आय और उत्पादन विधि, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के क्या क्या मेथड्स हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा उत्पादन, आय, व्यय और कुछ अदर दिया जा सकता है। फिर जीडीपी, जीएनपी इन सब का जो है डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का मापन जो है एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कहते हैं, ठीक है। और बेस ईयर जो लिया जाता है वो 2011-12 लिया जाता है, ठीक है, वर्तमान में भी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ग्रोथ क्या हुआ कि जीडीपी में अगर कोई क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है तो उसको देखते हैं। डेवलपमेंट में हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, एसडीआई आधारित होता है, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या है कि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालते हैं, ठीक है। एसडीआई 1990 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, मैं बोलूँ हम और अमर सेन के द्वारा। और बेस ईयर 2011-12 को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। अब आइए अगला जो टॉपिक हमारा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है। तो प्लानिंग क्या होता है कि आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया जिसमें सरकार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके विकास के लक्ष्य तय करता है और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाता है, ठीक है। तो सरल शब्दों की बात करें, देश के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास, सिस्टमेटिक जो है संसाधनों का कैसे हम प्रयोग करें, वही हमारा होता है योजना, है ना। किसी भी देश के संसाधनों का कैसे हम सिस्टमेटिक प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर रेशनल जो है, ठीक है। भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1934 में जो है स्वतंत्रता से पहले जो है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा है तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान उद्योगपतियों के द्वारा। 1945 पीपल्स प्लान जिसे एम एन राय के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता से पहले की जो है दिए गए भारत में नियोजन के संबंध में जो विचार हैं, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया गया जवाहरलाल नेहरू और बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान जो है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर नियोजन अपनाया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है किस देश से प्रेरणा लेकर जो है नियोजन की शुरुआत की। तो सोवियत संघ था जो है, यूएस उस समय का यूएसएसआर जो है, ठीक है। अब आइए योजना आयोग की बात करते हैं। तो इसका जो है गठन जो है कब हुआ था 1950 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, ठीक है, आर्थिक विकास करना, गरीबी उन्मूलन में कमी करना, ठीक है। और यह एक जो है गैर जो है संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था थी जो है, जिसे जो है समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि 5 ईयर प्लान जो है भारत में कब कब से क्या और किन किन जो है पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ों की शुरुआत किया गया। तो जो प्रथम 5 ईयर प्लान था जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यह 1951 से 56 तक चला। इसमें हम मुख्यतः कृषि और सिंचाई इन सब पे जो है फोकस किए और यह हैरा-डूमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और द्वितीय योजना 1956 से 61 के बीच, इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। यह महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे जो है उद्योगों का स्थापना किया गया, ठीक है। और पूछा जाता है कि किस जो है पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। और एक मॉडल किस पर आधारित है तो महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय किस जो है विचारधारा से प्रेरित है, ठीक है। अब तृतीय योजना की बात करते हैं जो 61 से 66 के बीच चला। यह जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। इसका लक्ष्य था कि आत्मनिर्भरता और असफलता या युद्ध और सूखा इस समय हुआ, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध, उस समय चाइना से युद्ध सब हुआ था, तो कहीं ना कहीं असफल रहा जो है।
योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच जो है योजना अवकाश 3 वर्ष ही चली। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 69 से 74 के बीच चली। यह डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे जो है फोकस किया गया। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 74 से 78 तक चली है। 74 से 78-79 तक ARDP द्वारा विचारधारा से प्रेरित थी। इसका जो मुख्य था गरीबी हटाओ, ठीक है। और 1978 में ही मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इसे पहले समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 1 साल पहले ही। छठवीं से 8वीं जो योजनाएं थी वह मुख्यतः रोजगार, गरीबी उन्मूलन इन सबसे प्रेरित थी, है ना। इन सब को जो है इसमें फोकस किया गया। फिर 1991 में जो है आर्थिक सुधार किया गया, जिसमें LPG लाया गया, ठीक है। LPG जो है अभी आगे इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। और 9वीं से 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 97 से 2017 तक, इसमें मुख्यतः जो है समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब पे फोकस किया गया, ठीक है। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो 12 से 17 जो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है रही, ठीक है। आइए देखते हैं कि नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन के स्थान पे जो है इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया, और योजना आयोग की जगह ये लिया जो है नीति आयोग, ठीक है। और अब आइए देखते हैं कि इसका जो है उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, राज्यों की भागीदारी बढ़ाना, बॉटम अप प्लानिंग करना, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन था कहीं कहीं टॉप डाउन पे आधारित था, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें नीति आयोग की, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री होगा, और इसमें जो है CEO चीफ और गवर्निंग काउंसिलिंग के तहत इसका नियुक्ति हुआ होगा। उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास करना, गरीबी उन्मूलन करना, रोजगार सृजन करना, ठीक है। और आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, सभी इनका जो है लक्ष्य है। नियोजन के प्रकार की बात करें तो एक केंद्रीकृत नियोजन होता है जिसमें सरकार निर्णय लेता है। फिर विकेंद्रीकृत में जो है राज्यों और स्थानीय निकायों की भागीदारी होती है। भारत नियोजन की विशेषताओं की बात करें तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक निजी दोनों की भागीदारी है, लोकतांत्रिक नियोजन है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नियोजन की समस्याएं क्या है। तो लक्ष्य प्राप्ति में कमी, भ्रष्टाचार, संसाधनों के गलत उपयोग, क्षेत्रीय समानता, ये सब समस्याएं हैं। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त करके 3 ईयर प्लान, सब 7 ईयर प्लान, 15 ईयर विजन जो है लाया जा रहा है, ठीक है। और फोकस क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन जो है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में इसका गठन हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, लास्ट जो है जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012-17 के बीच चला। नीति आयोग का गठन 2015, और द्वितीय जो है पंचवर्षीय योजना था वो महालोनविस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और क्विक रिवीजन लाइंस की बात करें तो इंडिया जो है प्लान्ड डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी है। फर्स्ट जो है एग्रीकल्चर पे फोकस था, जो हैराडोमल पे आधारित था। सेकंड जो है इंडस्ट्री पे, जिसमें महानोविस जो है विचारधारा प्रेरित थी, ठीक है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका जो है 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ये सब पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं गरीबी। तो गरीबी को सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी क्या होता है। कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता जो है, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे हम गरीब मानते हैं, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे जीवन जीना, ठीक है। गरीबी के प्रकार की बात करें तो एक निरपेक्ष गरीबी होता है जिसमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। सापेक्ष गरीबी हम देखते हैं समाज के अन्य लोगों की तुलना में गरीब वह कितना है, ठीक है। और एक ग्रामीण गरीबी होती है जिसमें हम जो कृषक होते हैं, है ना, वो कृषि पर निर्भर है, उनकी आय का स्तर कम होता है। शहरी गरीबी, झुग्गी झोपड़ी, बेरोजगार जो युवक हैं, ठीक है, उनको हम सम्मिलित करते हैं। भारत में गरीबी के कारण बात करें तो जनसंख्या वृद्धि इतनी तीव्र हो रही है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, कृषि पर निर्भरता, आय असमानता, ठीक है, ये सब गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अब देखते हैं कि पोवर्टी लाइन क्या होता है। पोवर्टी लाइन क्या होता है कि वह आय खपत स्तर जिसके नीचे व्यक्ति गरीब माना जाता है, ठीक है। तो एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है जिसके तहत उसके नीचे जीवन यापन करने वालों को हम जो है गरीब मानते हैं, ठीक है। वो उसको हम पोवर्टी लाइन बोलते हैं, ठीक है। गरीबी मापन के तरीकों की बात करें तो जैसे कैलोरी आधारित होता है। ग्रामीण में जो है 2400 कैलोरी अगर कोई प्रयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसको गरीब नहीं मानेंगे। और शहर में 2100 कैलोरी, ठीक है। तो यह जो है कैलोरी आधारित है, ठीक है। और फिर आय आधारित की इनकम कितना है उसके आधार पर भी देखते हैं, ठीक है। अब आइए भारत में गरीबी मापन की विभिन्न विधियों की बात करें, समितियां कौन कौन से गठित किए गए हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले गरीबी के लिए जो है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी मापन की जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था, है ना। तो सबसे पहले विचार जो है दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है गरीबी को जो है फोकस किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि समितियाँ कौन कौन सी रहीं। तो पहले जो है वाई के अलग समिति 1979 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह पोषक तत्वों के आधार पर था, जिसमें ग्रामीण में 2400 और शहर में 2100 कैलोरी जो है, ठीक है। अब फिर उसके बाद लकड़वाला कमेटी जो है 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसमें ग्रामीण से इसका जो गरीबी का मापन किया गया सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है। फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आती है, ठीक है। इस पे पूछा जाता है कि कौन सी इस कमेटी है जो किससे संबंधित है, किस ईयर में आया, तो इनका आधार क्या था, ठीक है। जैसे तेंदुलकर कमेटी 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका आधार था उपभोग व्यय आधारित। तो 1816 रुपये ग्रामीण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय माह पर, 1000 रुपये शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय पर आधारित था, ठीक है। और फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, नई गरीबी रेखा निर्धारित रेखा है। फिर अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में गरीबी का मापन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो विभिन्न समितियां हैं इनमें कौन कौन सी रहीं, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा किससे हैं, तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने विचार व्यक्त किया। फिर वाई के अलग 1979 में जो है, फिर लकड़वाला कमेटी 1993 में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तेंदुलकर जो है 2009 में, रंगराजन 2014 में, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स 2016 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस प्रकार जो है गरीबी से संबंधित विभिन्न हम लोग कमेटी को देखें। अब देखते हैं कि गरीबी के प्रभाव क्या होता है। तो मेल न्यूट्रिशन, अशिक्षा, अपराध में वृद्धि, खराब स्वास्थ्य, ठीक है। इससे कहीं न कहीं जो आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। और सरकार के द्वारा जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, जैसे उसमें मनरेगा रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से गरीबी में कमी आई जो है, ठीक है। मनरेगा क्या है कि 100 दिन का रोजगार, ठीक है। और एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, क्या है कि जिसमें केवल आय को नहीं हम सम्मिलित करते हैं बल्कि कई आयामों पर देखते हैं गरीबी को, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ठीक है। तो ये इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसको कहते हैं, ठीक है, जो यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गरीबी हटाने के उपाय क्या हो सकते हैं कि रोजगार का सृजन किया जाए, शिक्षा का स्तर विस्तार किया जाए, कौशल विकास, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सम्मिलित किया जाए, ठीक है। तो इस तरह जो है गरीबी को हम लोगों ने देखा। अब आइए जो अगला जो टॉपिक हमारा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो 1991 में आया जो है। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार लागू किया। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को संकट से निकालना, विकास को तेज करना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया, जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, ठीक है। और इनकी प्रमुख भूमिका रही उस समय। देखते हैं कि जो 1991 में जो है जो एलपीजी आया, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो उसमें तो इसका प्रमुख कारण रहा कि एक भुगतान संतुलन संकट में था जो है भारत। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी थी, राजकोषीय घाटा अधिक था, आयात बढ़ रहा था, ठीक है, निर्यात कम हो रहा था, ठीक है। तो कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके माध्यम से जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी, जो है इसकी आवश्यकता पड़ी। इसकी की वजह से एलपीजी आया जो है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन का जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा, उसके जो मुख्य घटक हैं, तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसका था कि सरकारी नियंत्रण को जो है कम करना, अर्थव्यवस्था में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो जो सरकारी नियंत्रण था, एक लाल फीताशाही था, उसको कम करना, जिससे कि जो ग्रोथ है अधिक हो सके। और कहीं न कहीं जो कमी आ रही थी सरकारी नियंत्रण की वजह से, तो उससे जो है बढ़ावा मिले। और फिर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। फिर आगे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। एफडीआई, एफपीआई, आयात निर्यात को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अन्य सुधार की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र सुधार किया गया, जैसे बैंकिंग में सुधार किया गया, ठीक है। और पूंजी आधारित सुधार किया गया, कर सुधार किया गया, कर के दर में कमी किया गया, है ना, करों के दरों में कर प्रणाली सरल किया गया। और फिर आगे देखते हैं कि व्यापार में भी सुधार किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है इन पॉलिसी लाए गए। अब देखते हैं न्यू एजुकेशन, जो जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जो नई आर्थिक नीति के प्रभाव क्या रहे कि सकारात्मक प्रभाव में जीडीपी में वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा, आईटी सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। नकारात्मक प्रभाव क्या देखते हैं कि आय असमानता बढ़ी, कृषि क्षेत्र पिछड़ गया, छोटे उद्योग प्रभावित हुए इससे,
ठीक है। अब नई आर्थिक नीति की विशेषताएं क्या रहे कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुआ, सरकारी नियंत्रण कमी हुआ, वैश्विक एकीकरण हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोगों ने देखा कि जो नई आर्थिक जो है नीति थी उसका क्या इम्पोर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को जो है, ठीक है। तो बैंकिंग क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें धन को जमा करते हैं, ठीक है, और धन जमा करते हैं, ऋण देते हैं, शामिल होता है इसमें। तो बैंक क्या है कि पैसों का लेन देन का प्रबंधन करने का काम करता है, ठीक है। तो भारत में बैंकिंग के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1717 में जो है 1717 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक जो है स्थापित किया गया। जो पहला बैंक था बंद हो गया है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। तो पहला था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर उसके बाद आएगा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, ठीक है। इन तीनों का विलय करके 1921 में इसको इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। फिर इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया को जो 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो भारत की वर्तमान सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। तो एसबीआई क्या है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है वर्तमान में, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया। और इस समिति या हिल्टन यंग समिति के जो है 1926 में जो है दिया गया। इस समिति के जो है द्वारा इसकी समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है गठन किया गया, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका गठन किया गया, और गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और कौन सी समिति थी? तो हिल्टन यंग समिति जो 1926 में दिया था अपना विचार, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, ठीक है। तो जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख, और प्रथम जो है गवर्नर इसके थे सर ऑसबर्न स्मिथ, ठीक है। और यह एक केंद्रीय बैंक है। इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं हम, जो है मुद्रा जारी करता है, इशू ऑफ करेंसी, बैंकों का बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है इसको, आरबीआई को, मौद्रिक नीति बनाता है, ठीक है, और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ, ठीक है। बैंक, अब देखते हैं बैंकों के प्रकार कितने होते हैं। तो बैंक जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से होते हैं मार्केट में, जिसमें सार्वजनिक, निजी और फॉरेन बैंक सब सम्मिलित होते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं। इनकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को हुआ, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इनका विस्तार करना। फिर सहकारी बैंक होते हैं जिसमें किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए जो है बनाए जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें कहते हैं। फिर डेवलपमेंटल बैंक होते हैं जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे नाबार्ड है, 12 जुलाई 1982 को रमन समिति के संस्तुति के आधार पर इसका गठन किया गया, है ना। 6वीं योजना के दौरान इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो इसके गठन संबंधित आते हैं कि 12 जुलाई 1982 को हेडक्वार्टर मुंबई में है। शिवरमन सिंह समिति के द्वारा जो है संस्तुति के आधार पर इसका गठन किया गया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो इसको देख लेना है, ठीक है। फिर सिडबी, ठीक है, इसका गठन जो है 2 अप्रैल 1990 को किया गया। हेडक्वार्टर जो है इसका लखनऊ में है, ठीक है। और यह डेवलपमेंटल बैंक में आता है। फिर उसके बाद पेमेंट बैंक्स आते हैं, छोटे लेन देन और सीमित सेवाओं के लिए होते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह है, ठीक है। बैंकिंग सुधार की बात करते हैं तो 1969 में जो है इसके तहत क्या हुआ कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो इस तरह जो है 14 बड़े बैंकों का जो है 1969 में, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसका। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? नियंत्रण करता है मुद्रा का, ठीक है। मुद्रा का नियंत्रण करने का काम किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि महंगाई नियंत्रण करना, ठीक है, आर्थिक वृद्धि करना, रुपए की स्थिरता बनाए रखना अर्थव्यवस्था में। तो इसका टारगेट होता है कि 4% प्लस माइनस 2, ठीक है। मतलब जो 4 से जो है -2 तक और +6 तक जो है ना। तो 4% प्लस माइनस 2 इसलिए
रहता है कि इससे अधिक और कम इससे ना होने पाए, ठीक है। और फिर इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखने हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्यों वाली एक समिति होती है, इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इसकी बैठकें साल में कम से कम 4 बार हर 2 महीने में होती है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके तहत, इसके कौन-कौन उपकरण होते हैं जिसके तहत जो है काम करता है। तो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के तहत जो है आरबीआई जो है क्या करता है कि वह स्थिरता बनाए रखना या मुद्रा का जो है नियमन करता है। रेपो रेट में क्या होता है कि वह दर जिस पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि वह दर है जिस पर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई उनको जो है उस पर वो देता है, ठीक है। तो वह बैंक दर है जिस पर आरबीआई जो है क्या है बैंकों से जो है उधार लेता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वह दर है जिसमें आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, ठीक है। सीआरआर क्या होता है कि बैंकों की जमा राशि का वह हिस्सा जो उसे आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, ठीक है, इसको सीआरआर कहते हैं। एसएलआर क्या होता है कि बैंकों को अपने पास सोने या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके तहत जो है किया जाता है कि जो मुद्रा का होता है नियमन की महंगाई न बढ़ने पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनी रहे। इसके माध्यम से प्रमुख उपकरणों के माध्यम से जो है यह काम करता है आरबीआई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। आधुनिक बैंकिंग की बात करें तो डिजिटल बैंक आता है, इसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इन सबको सम्मिलित किया जाता है। भारत में डिजिटल भुगतान अभी वर्तमान में तेज़ी से बढ़ रहा है। एनपीए सबसे पहले देखने की क्या है, जब ऋण वापस नहीं आ पाता, जैसे बैंकों के द्वारा अगर कोई ऋण दिया गया अगर वापस नहीं हो पाता है तो उसे हम एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे घोषित कर देते हैं। जैसे अगर 90 दिन के तहत भुगतान न होने पर एनपीए घोषित हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूशन, है ना, वित्तीय समावेशन। इसका उद्देश्य होता है सभी लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो इसके लिए जो है जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, ये सब जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है योजनाएं लाई गई। बैंकिंग प्रणाली में चुनौतियों की बात करें तो एनपीए की समस्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है, धोखाधड़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कम है, तकनीकी जोखिम है, ठीक है। तो ये सब जो है बैंकिंग से संबंधित हमने देखा कि क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर एसएलआर देखा हम लोगों ने। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, क्या कैसे, फिर बैंकिंग सुधार, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा जो है डिटेल्स में बैंकिंग को कंप्लीट किया। अब आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। इसका काम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, ऋण सहायता देना, मुद्रा संकट में मदद करना, ठीक है। और फिर अगला है वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुआ और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 44 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। ये इसका काम क्या है वर्ल्ड बैंक का, विकासशील जो देश है उनको विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1995 में जो है इसका गठन किया गया। इसके पहले डब्ल्यूटीओ को जो है गैट कहा जाता था, ठीक है, गैट, जिसका गठन जो है 1948 या 1949 के साथ 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसकी स्थापना 1966 में हुआ, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में है। इसका काम है कि एशिया प्रशांत देशों में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। फिर आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2016 में बीजिंग चाइना इसका मुख्यालय है, ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना किया गया और इसका जो मुख्यालय है बीजिंग चाइना में है और इसका क्या उद्देश्य है, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ऋण और निवेश प्रदान करना, ठीक है। फिर देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2015 में हुआ, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है, ठीक है। और ब्रिक्स देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसका मुख्यालय चाइना में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है मुख्यालय चाइना में, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट शंघाई चाइना में है, 2015 में हुआ और 2016 में जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ, इसका भी मुख्यालय चाइना में है, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है, तो फिलीपींस जो है मनीला में है, 1966 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भारत में कुछ केंद्रीय और प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं, जैसे आरबीआई, जिसका गठन जो है 1935 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है, मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति, सरकार और बैंकों का बैंक कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन
1955 में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ICICI बैंक, इसका गठन 1994 में, मुख्यालय मुंबई। HDFC बैंक, इसका गठन 1994, इसका मुख्यालय मुंबई, ठीक है। तो देखते हैं कि अधिकतर जो बैंकों का है उनका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। देखिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सबका मुख्यालय मुंबई में। सिडबी का भी देखेंगे, उसका लखनऊ में है, ठीक है। और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन 1964 में हुआ जो है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। फिर यस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो इसका गठन 1990 में हुआ, इसका मुख्यालय लखनऊ में है ना। तो इसको हम लोग सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो क्या है उद्देश्य, तो लघु और मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। बाकी देखते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसे कहते हैं, इसका जो है स्थापना 1982 में, मुख्यालय मुंबई में है। कृषि और ग्रामीण विकासों के लिए ऋण और योजना सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो नाबार्ड हो गया। अब आइए देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो है स्थापना 1982 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। यह निर्यात आयात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए अधिकतर जो मुख्यालय है मुंबई में है, ठीक है। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ और 1982 में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। और 90 में जो है आपका सिडबी की स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये सब ईयर और मुख्यालय से प्रश्न पूछा जाता है। सहकारी बैंकों की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक, इसकी भी स्थापना जो है 1975 में हुआ और यह विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और छोटे व्यापारियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो यह जो है 1904 में सबसे पहले राजस्व या स्थानीय और ग्रामीण शहरी लोगों के लिए ऋण और जमा सुविधा प्रदान करना होता है, ठीक है। अब रेगुलेटरी कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, ठीक है। इसका जो है 1988 में स्थापना हुआ था और स्टैच्यू जो है 1992 में बना। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। पूंजी बाजार और नियमन करना, निवेशकों की सुरक्षा करना, है ना। तो सेबी जो है कब इसकी स्थापना हुई, तो 1988 में, है ना। इसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1999 में हुआ। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। बीमा क्षेत्रों का नियमन करना। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2003 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूडेल्ही में है। पेंशन और सेवानिवृत्ति योजनाओं का नियमन करना, ठीक है। अब देखते हैं बैंकिंग सुधार और वित्तीय विस्तार। तो 1969-80 में जो है बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 69 में जो है 14 बैंकों का हुआ और 80 में जो है 6 बैंकों का हुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पहला कदम था। 1991 में नई आर्थिक नीति के बाद बैंकिंग का उदारीकरण हुआ, ठीक है, जिसमें जो निजी थे बैंकों को बढ़ावा दिया गया। फिर डिजिटल बैंकिंग के तहत UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का विस्तार किया गया, ठीक है। वित्तीय समावेशन के लिए जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है किया गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा पूरा जो है जो विभिन्न संस्थान थे, ठीक है, और उनका हम लोगों ने जो है मुख्यालय, उनका स्थापना वर्ष देखा। इंटरनेशनल और इंडियन जो बैंकिंग है, ठीक है, बैंक, उनको हम लोगों ने देखा विस्तार से। अब देखते हैं एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो RBI 1935 में मुंबई मुख्यालय है। सेबी 1955 में मुंबई में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड 1982 में मुंबई मुख्यालय है। सिडबी 1990 में लखनऊ मुख्यालय है। एक्जिम 1982 मुंबई में मुख्यालय है। सेबी 1988 में मुंबई मुख्यालय है और ERDAI 1999 में स्थापना हुआ, इसका हैदराबाद में मुख्यालय है, ठीक है। और फिर PFRDA 2003 में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। IMF 1944 में वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक 1944 में वाशिंगटन DC में। WTO 1995 में जेनेवा में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। और फिर AIIB जो है, इसका जो है 2016 में बीजिंग इंटरनेशनल में। और NDB जो ब्रिक्स के तहत हुआ था 2015 और शंघाई में, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। और वह AIIB क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने पूरा जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से इसको कंप्लीट किया जो है। अब आइए अगला देखते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है, जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, ठीक है। तो इसके प्रकार की बात करते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जिसमें जो है मांग बढ़ता है, ठीक है। तो मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो जाता है, मतलब मार्केट में क्या है कि मांग अधिक है लेकिन सप्लाई कम है, ठीक है। जैसे त्योहारों के समय बाजार में देखा जा सकता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। एक कास्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, जिसमें उत्पादन लागत बढ़ जाता है, ठीक है। एक बुल्ट इन इन्फ्लेशन होता है, जिसमें मजदूरी और कीमतों के बीच चक्र जो है, मजदूरी बढ़ने से उत्पादन महंगा हो जाता है। फिर एक हाइपर इन्फ्लेशन है, जिसमें अत्यधिक तेज वृद्धि होती है, ठीक है। ये सब जो है इन्फ्लेशन के प्रकार हुए। उसके बाद अब देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है इन्फ्लेशन के। तो प्राइस इंडिसेज होता है, जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, ठीक है। तो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं सेवाओं की कीमत देखा जाता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग थोक स्तर की कीमतों को देखते हैं, और पीपीआई में उत्पादक स्तर की कीमतों को देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इंडेक्स हैं जो है इन्फ्लेशन के, ठीक है, इंडिसेज जैसे में मेजर करते हैं हम लोग। अब देखते हैं भारत में सीपीआई के महत्व क्यों माना जाता है। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या है कि जब मांग अधिक हो जाए, आपूर्ति से उत्पादन लागत बढ़ जाए, मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं होती हैं, सरकारी खर्च अधिक होना, विदेशी वस्तुओं की महंगा होना, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं। प्रभाव क्या होता है कि सकारात्मक निवेश बढ़ता है, कर्जदार जो है लाभान्वित होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। नकारात्मक प्रभाव क्या आता है कि जीवन यापन महंगा हो जाता है, क्रय शक्ति घटता है, बचत का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव है। नियंत्रण के क्या उपाय हैं कि मॉनेटरी मेजरमेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है वो किए जाते हैं, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का दर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद राजकोषीय उपाय क्या होता है इन्फ्लेशन के लिए, कर बढ़ा दिया जाता है, सरकारी खर्च घटा दिया जाता है, ठीक है। आपूर्ति सप्लाई साइड मेजर क्या होता है कि उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, आयात बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अन्य उपाय क्या है, महंगाई के लिए भंडारण और वितरण में सुधार किया जाता है, प्राइस कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति देखते हैं कि इसका मेजर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के तहत किया जाता है। आरबीआई के द्वारा एमपीसी के तहत जो है इन्फ्लेशन टारगेट तय किया जाता है। वर्तमान लक्ष्य जो है 4% प्लस माइनस 2% है, ठीक है। और 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद सीपीआई को जो है प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मुद्रास्फीति और आर्थिक नीति जो है, जब उच्च मुद्रास्फीति होती है तो हम लोग टाइट पॉलिसी लाते हैं, जब कम मुद्रास्फीति होती है तो उसे ईजी पॉलिसी लाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ही कर लिया है। अब आइए देखते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंप्लीट किया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की मेजर क्या होते हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार का होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, डिटेल में सारी चीज़ों को देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है। एक्सटर्नल सेक्टर है कि बाहरी क्षेत्र वह हिस्सा है जिसमें देश के विदेशी व्यापार, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि जिसमें हम जब एक देश दूसरे देशों के साथ माल और वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहा है, ठीक है। और इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, और आयात और निर्यात। निर्यात क्या है कि जब अन्य देशों को माल सेवाएं बेचा जाता है। आयात क्या है कि जब अन्य देशों से माल सेवा जो है हमारे देश में आता है, ठीक है। भारत का मुख्य व्यापार क्या है कि निर्यात हम क्या करते हैं, आईटी सेवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण का। आयात में हम लोग कच्चा तेल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करते हैं, ठीक है। और भारत के निर्यात साझेदार की बात करें तो अमेरिका, यूएई, चीन, जहाँ पे हम निर्यात करते हैं। आयात साझेदार की बात करें तो चीन, यूएई, सऊदी अरब से अधिक हम आयात करते हैं। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी देश की विदेश के साथ वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा जो होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। और घटक की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का जो है आयात निर्यात देखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और कैपिटल अकाउंट में हम लोग विदेशी निवेश, ऋण ऋण भुगतान, इन सबको सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है किसी भी देश का जो है, उसमें हम विभिन्न देशों के साथ जो है जो आयात निर्यात करते हैं उसको सम्मिलित करते हैं, जिसमें करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। करंट अकाउंट में हम लोग जो है वस्तुओं और सेवाओं को करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल का जिसे इनफ्लो देखते हैं कि एफडीआई, एफपीआई और किसी देश के द्वारा ऋण कितना लिया गया, कितना ऋण का भुगतान किया गया, इसको हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है, भुगतान संतुलन जो है, जिसमें करंट कैपिटल अकाउंट जो है सम्मिलित करते हैं। अब देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक एफडीआई होता है जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर व्यवसाय चलाते हैं। और एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे शेयर बॉन्ड में निवेश किया जाता है, ठीक है। तो पानी पी लिया जाए।
भारत को देखा जाए तो एफडीआई जो है 1991 के तहत जो है 1991 में जब आर्थिक जो है सुधार किया गया तो उससे एफडीआई को लिबरलाइज किया गया, जिससे एफडीआई विदेशी निवेश निजी निवेश तक बढ़ावा मिला। ठीक है, अब आइए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की हम बात करते हैं। आईएमएफ का काम होता है मुद्रा स्थिरीकरण ऋण सहायता देना। ठीक है, भारत इसका सदस्य है। वर्ल्ड बैंक का काम है कि विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना विकासशील देशों में। ठीक है, भारत भी परियोजनाओं में सहयोग करता है। एशियन डेवलपमेंट क्या है कि एशिया में विकास वित्त सहायता प्रदान करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वैश्विक व्यापार का नियमन करना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट क्या है, ब्रिक्स देशों में विकास ऋण प्रदान करना। ठीक है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट की बात करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया था, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इसमें व्यवहार संगठन हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एफडीआई डेटा आउट के तहत। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आईएमएफ के तहत। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आईएमएफ के तहत। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह जो है विभिन्न रिपोर्ट जो होते हैं किसके द्वारा जारी किया था इसको भी पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी जो है, तो 1991 में आर्थिक सुधार के बाद उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें आयात शुल्क कमी किया गया, एफडीआई को उदारीकरण किया गया, जिसके तहत एफडीआई निवेश बढ़ा जो है। फिर दूसरा देखते हैं कि एनआरआई रेमिटेंस को बढ़ावा मिला। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन ईपीजेड और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बढ़ावा दिया गया, जिससे निर्यात बढ़ावा मिले। ठीक है, और फिर भारत, अब फैक्ट की कुछ बात करें तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय रेमिटेंस रिसीवर देशों में सम्मिलित है। ठीक है, अब चुनौतियाँ क्या है कि वर्तमान जो है करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, जो एक्सचेंज रेट है उसमें अस्थिरता है। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता अधिक है, कच्चे तेल प्राकृतिक गैस वगैरह पे। ठीक है, आरबीआई सुधार क्या है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एफडीआई लेवलाइजेशन के तहत निर्यात प्रमोशन के तहत जो है ये सुधार किया जा, जिससे इन चैलेंजेस को जो है कम किया जा सके। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं तो हम लोगों ने पूरा जो है जो एक्सटर्नल सेक्टर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बीओपी क्या होता है उसको देखा, करंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एफडीआई एफपीआई क्या होता है। तो एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं भारत और वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किए जाते हैं विभिन्न रिपोर्ट, जिसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, पॉवर्टी शेयर प्रॉस्पेरिटी जो है, तो ये सब जो है विभिन्न रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर आईएमएफ के द्वारा जारी किए जाने वाला है, जैसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है, कंजम्पशन रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये सब जो है आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं अंकटाड जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है। ठीक है, तो ये सब जो है अंकटाड के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड संबंधित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब जो है अंकटाड के तहत। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है। ठीक है, तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा देखा जाए तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेड ऑन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, तो ये सब आरबीआई के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, तो ये सब जो है विभिन्न प्रकार के जो है रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब ओ ई सी डी फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, ये सब जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने विभिन्न रिपोर्ट को देखा। ठीक है, जो भारत और वैश्विक स्तर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि को। भारतीय कृषि में भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और इसकी लगभग 50% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। जीडीपी में कृषि की योगदान 17 से 18% है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। ठीक है, इसके महत्व की बात करते हैं, रोजगार का मुख्य स्रोत है, राष्ट्रीय आय का आधार है, कच्चा माल उद्योग के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए, ग्रामीण विकास में योगदान इसका है। ठीक है, भारतीय कृषि भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया देखते हैं कि जलवायु आधारित विभिन्न प्रकार की कृषि किया जाता है। मानसून जून अक्टूबर में जो है
और धान, मक्का, सोयाबीन इसमें है। रबी में आपके गेहूँ, चना, सरसों, जौ ये सब आते हैं। जायद में आपके जो है तंबाकू, गन्ना, तिलहन, है ना। तो ये सब जो है खरीफ, रबी, जायद, इसको खरीफ बोलते हैं, है ना, जो जून अक्टूबर में बोया जाता है, जून से अक्टूबर के बीच में। रबी अक्टूबर से मार्च के बीच में। और जायद होता है मध्य वर्ष में जो होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि खरीफ के अंदर कौन फसल होते हैं, तो धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा। रबी में गेहूँ, जौ, चना, सरसों। जायद में गन्ना, तिलहन, तंबाकू ये सब आते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय जो फसल है, उत्तर भारत में मुख्यतः गेहूँ, धान, गन्ना। पश्चिम भारत में ज्वार, बाजरा, रबी की फसलें। पूर्वोत्तर भारत में चाय, रेशम, हरी सब्जियाँ। दक्षिण भारत में चावल, कपास, नारियल, चाय, इन सब का खेती होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने भारत को क्षेत्रीय स्तर पर देखा। अब देखते हैं कि फसल का पैटर्न क्या क्या है, कहाँ पे होता है। जैसे गेहूँ जो है रबी की फसल है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। धान खरीफ की फसल है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। बाजरा खरीफ की फसल है, राजस्थान, महाराष्ट्र। ज्वार खरीफ की फसल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। गन्ना ग्रीष्म फसल है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कपास खरीफ फसल है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। चाय, कॉफ़ी वाणिज्यिक फसल है ना। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। और चाय असम, पश्चिम बंगाल, केरल में, ठीक है। तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह जो है विभिन्न फसलों को हम लोगों ने देखा। भारतीय कृषि की विशेषताओं की बात करें तो कृषि का मौसम पर निर्भर होना, छोटे और बटे हुए खेत, मानसूनी वर्षा आधारित, पारंपरिक और आधुनिक कृषि का मिश्रण, विविध फसल उत्पादन, ठीक है। चुनौतियों की बात करें तो सिंचाई की कमी, परंपरागत खेती, उर्वरक बीज की कमी है। आर्थिक चुनौतियाँ, किसानों की आय कम है, कर्ज और ऋण संकट है, मार्केटिंग, मूल्य निर्धारण समस्याएं हैं। पर्यावरण चुनौती क्या है, जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, ठीक है। जल संकट। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करें तो हरित क्रांति जो है 1960 में जो है लाया गया, ठीक है। तो भारत में स्वामीनाथन के द्वारा और वैश्विक स्तर पर देखा जाए नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया, ठीक है। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो विलियम गेट के द्वारा किया गया, ठीक है। तो विलियम गेट के द्वारा जो है सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉग को इसको पिता कहा जाता है हरित क्रांति को। भारत में एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। इसमें क्या है, उच्च उपज वाली फसलों का प्रयोग को बढ़ावा देना, सिंचाई उर्वरक का अधिक प्रयोग करना, ठीक है। सफेद क्रांति किससे संबंधित है, व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन से, ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन से। और जो सूखा या वाटर सेट प्रोग्राम है वह वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए जो है, ठीक है। और इनका था कि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, ट्रैक्टर, कृषि यंत्रों और जैविक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। सरकारी योजनाओं की बात करें तो पीएम किसान, किसानों को आय सहायता देना, सॉइल हेल्थ, मृदा परीक्षण, उर्वरक संतुलन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो इससे विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है कृषि विकास के लिए लाई गई। अब भारत में कृषि और अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि जीडीपी में 17 से 18%, रोजगार में 50%, निर्यात चाय का, कपास का, मसाले, फल, सब्जियों का होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय और मसाले उत्पादक देश है। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में पंजाब, हरियाणा एक कृषि से संबंधित है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है दूध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने कृषि को देखा जो महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि उद्योग को भारत में। उद्योग क्या है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास का मुख्य स्तंभ है। उद्योग का विकास केंद्र राज्य स्तर विभिन्न प्रकार में हुआ है। उद्योग से रोजगार, निर्यात, राष्ट्रीय आय में योगदान मिलता है, ठीक है। उद्योग को वर्गीकरण देखें तो कच्चे माल आधारित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। निवेश और पूंजी आधारित उद्योगों की बात करें तो इसमें भारी उद्योग आते हैं, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। हल्के उद्योग जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर स्वामित्व के आधार पर देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आते हैं, जिसमें इंडियन ऑयल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह आता है। सहकारी में एम डेयरी कॉर्पोरेशन ये सब आता है, कोऑपरेटिव्स। उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें तो उपभोक्ता में जैसे प्रत्यक्ष उपयोग के लिए जैसे कपड़ा, खाद्य उत्पादन। उद्योग की बात करें तो उत्पादन के लिए जैसे मशीनरी, इस्पात इत्यादि जो है, ठीक है। अब आइए प्रमुख उद्योगों की बात करें, जिसमें इस्पात उद्योग में जैसे इस्पात, लोहे का उत्पादन, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा में क्षेत्रों में कोयला जो है, कोकिंग, थर्मल कोयला ये सब आते हैं। कंप्यूटर, आईटी उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जूट उद्योग, इसका अधिक पश्चिम बंगाल की तरफ संकेंद्रित है। कागज और लकड़ी उद्योग जो है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। चाय, कॉफ़ी जो है असम, दार्जिलिंग, कर्नाटक में। फार्म उद्योग जो है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में। सॉफ्टवेयर जो है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे में संकेंद्रित है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो आई भारत में उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र की पहचान करना। 1956 में बड़ी कंपनियों में राज्य की भूमि पे सेवाओं का निर्माण करना। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया जिसके एलपीजी आया के प्रोत्साहन मिला।
2020 में आत्मनिर्भर भारत, जिसमें एमएसएमई, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट, रेजाइलेंट इंडस्ट्री का जो है बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा। अब देखते हैं कि एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसमें रोजगार का मुख्य स्रोत निर्यात योगदान बढ़ावा स्कीम जो है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है ना। तो ये जो है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। ठीक है, चुनौतियाँ देखें इंडस्ट्री क्षेत्र में क्या है कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, ऊर्जा संकट है। ठीक है, ऊर्जा संकट है, कच्चा माल कमी है, प्रौद्योगिकी कमी होती है और ऋण की समस्याएं हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं सरकार की योजनाएं और सुधार क्या है। मेक इन इंडिया, विनिर्माण बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, स्टार्टअप नवाचार उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, एमएसएमई स्कीम, छोटे उद्योगों को वित्त प्रशिक्षण देना, नेशनल इंडस्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करना। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें भारत दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा और जूट उत्पादक देश है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है इंडस्ट्री को देखा है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री को देखा, उनका संकेंद्र देखा, स्वामित्व के आधार पर जो इनके प्रकार होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में टैक्स प्रणाली। टैक्स क्या है कि वह अनिवार्य भुगतान है जो सरकार अपने नागरिकों और कंपनियों के राजस्व के लिए लेता है या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनके वर्गीकरण करें तो कितने प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें करदाता सरकार का भी सीधा संबंध होता है। कर सीधे व्यक्ति या संस्था की आय संपत्ति पर लगाया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स होता है, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स भी इसी में आता है। इंडायरेक्ट टैक्स की बात करें जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब इंडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और इनडायरेक्ट में हुआ जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, वैट। ठीक है, भारत में जीएसटी जो है जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, और डायरेक्ट जो टैक्स होता है वह जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट में केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा लागू किया जाता है, जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट, ये सब। लोकल टैक्सेज होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वाटर टैक्स। ठीक है, तो इस तरह टैक्स की संरचना को हम लोगों ने देखा। मेजर टैक्स देखें इंडिया में तो कौन कौन से हैं डायरेक्ट टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर में है जीएसटी, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयुक्त किया जाता है। कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पर होता है। एक्साइज ड्यूटी जो होता है उद्योगों में उत्पादन पर लगाए जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी होता है संपत्ति और दस्तावेजों पर लगते हैं। ठीक है, और एक जीएसटी के प्रकार देखा, सीजीएसटी होता है जिस केंद्र सरकार के लिए होता है, या जीएसटी राज्य सरकार के लिए, आईजीएसटी होता है इंटर राज्य, इंटर स्टेट जो है व्यापार के लिए होता है। ठीक है, अब टैक्स पॉलिसी में रिफॉर्म की बात करें तो जो है 1991 में जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट सुधार हुआ, 2005 में वैट लागू हुआ, 2017 में जीएसटी हुआ। इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 के अनुसार जो है 2.5 लाख तक 0%, और 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है, तो इस टैक्स स्लैब में भी सुधार किया गया। करों के महत्व की बात करें, सरकारी खर्च के लिए राजस्व जुटाना होता है। गरीबी और विकासशील देशों की योजनाएं, आर्थिक सामाजिक नीति नियंत्रण, आय पुनर्वितरण करना। ठीक है, तो ये जो है इसके महत्व हुआ जो है। चुनौतियों की बात करें तो कर चोरी, जीएसटी का सही अनुपालन नहीं हो पाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में संतुलन नहीं है, राज्य और कर केंद्र के बीच राजस्व विभाजन को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टैक्स का सरकारी निकाय क्या क्या है जो है टैक्स को जो है वो करने के लिए। तो सीबीडीटी जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, आयकर कॉर्पोरेट टैक्स की निगरानी करता है। सीबीआईसी जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स कहते हैं, जीएसटी, एक्साइज कस्टम के लिए है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो प्रत्यक्ष कर संग्रह करता है। कस्टम डिपार्टमेंट है जो आयात निर्यात कर देखता है। ठीक है, ये सब जो है सरकारी निकाय हुए। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पूरा टैक्स को जो है देखा, कंप्लीट किया, जो है टैक्स सुधार, जीएसटी क्या क्या है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या है, सारी चीज़ों को जो है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ चीज़ पे हम थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा होल्ड करिए आप लोग। तो आइए अब हम लोग भारत की महारत कंपनियां देखते हैं। जिसके पहले वीडियो हम लोगों ने टैक्स को पूरा कंप्लीट किया। तो भारत कंपनियों में देखते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है तो इनके जो है स्थापना से, जो है कब स्थापना हुआ, स्थापना वर्ष और मुख्यालय से। ठीक है, तो देखिए एनटीपीसी, इसकी स्थापना जो है 1975 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी
इसका जो है स्थापना 1956 में हुआ, या इसका जो है मुख्यालय देहरादून में है। सेल इसका जो है इसकी स्थापना 1973 में जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एनटीपीसी और सेल दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि ओएनजीसी का जो है देहरादून में है। और आईओएल भारतीय तेल निगम, इसकी स्थापना 1964 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है सीआईएल, इसकी स्थापना 1975 में, मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, और वेल इसका जो है स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब आइए देखते हैं गेल, इसकी जो स्थापना 1984 में हुआ था, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1977 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, तो गेल का मुख्यालय जो है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, पेट्रोलियम जो है मुंबई में है ना, मुंबई हाई, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि क्या नाम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है स्थापना 1974 में, मुख्यालय मुंबई में है। पीजीसीआईएल, इसका मुख्य स्थापना 1989 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना जो है 1986 में। ठीक है, तो इसका जो है स्थापना जो है 1986 में, और इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1969 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इंडियन ऑयल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में और इसका जो मुख्यालय है दुलियाजान है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो प्रमुख पुस्तक हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है, वो किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जैसे वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो एडम स्मिथ, इन्हीं के द्वारा जो है इनविजुअल हैंड का दिया गया था, और इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फाउंडेशन और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस या सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या जो है मार्शल के द्वारा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन के द्वारा। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स के द्वारा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी केन्स के द्वारा। हाउ टू पे फॉर वार जो है केन्स के द्वारा। ठीक है, सिद्धांत, अब इसके बाद प्रतिपादक को देखते हैं। ठीक है, तो पुस्तक में देखिए हाउ टू पे फॉर वार केन्स जो है, और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ये भी केन्स के द्वारा, और द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है पुस्तक से आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सिद्धांत और प्रतिपादक। तो विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। गरीबी का दुष्चक्र, प्रछन्न बेरोजगारी सिद्धांत। संतुलन विकास का सिद्धांत तो रेगनर नर्स द्वारा दिया गया, तो है ना, तो संतुलन विकास का सिद्धांत, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, गरीबी का दुष्चक्र जो है, सब ने रेगनर नर्स के द्वारा दिया गया। प्लानिंग एंड दी पुअर, यह जो है BS मिनहास के द्वारा। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस जो है गुनर मंडाल के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये पूरे द पॉवर्टी ऑफ नेशंस जो है, ये पूरा इनका नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। ठीक है, प्रबल धक्का सिद्धांत रोस्टिन रोडा के द्वारा। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्षमैन के द्वारा। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो के द्वारा। ठीक है, फिर सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस A.K. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ के द्वारा। इष्टतम करणोपण का सिद्धांत आर्थर लाइफर के द्वारा। बेकर केल्डर के द्वारा। टोबिन जेम्स टोबिन के द्वारा। वैल्यू वर्धित टैक्स जो है, प्रथम प्रतिपादक वान सीमेंस के द्वारा। मूल्य वर्धित कर मॉरिस फॉरे या फलसूप के द्वारा। ठीक है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जो है J.S. मिल के द्वारा। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर के द्वारा। अधिकतम सामाजिक कल्याण जो है डॉल्टन पीगू के द्वारा। कर देय क्षमता क्लार्क के द्वारा। कार्यात्मक वित्त का साधन A.P. लर्नर के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे प्रमुख सिद्धांत पूछे जाते हैं। और क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह जो है प्रमुख सिद्धांत और उनके जो है प्रतिपादक से हुए। अब महत्वपूर्ण पुस्तक देखते हैं तो कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन 76 में जो है इंडिविजुअल हैंड, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री मार्केट, इन सब की बात की। डेविड रिकार्डो के द्वारा जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में जो है, इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज और रेंट थ्योरी की बात किया गया है ना, तो कंपैरेटिव एडवांटेज रेंट थ्योरी भी डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया। और थॉमस मार्शल द्वारा NSC प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में पॉपुलेशन थ्योरी, है ना, तो इन बताते हैं कि जिसमें जो पॉपुलेशन है वह जनसंख्या की तुलना में जो है
अधिक तीव्र गति से बढ़ता है, जिसमें जनसंख्या को बताया जियोमेट्रिक मीन से, और जो खाद्यान्न है वह जो है अर्थमेटिक मीन से बढ़ता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जीन वेपेस्टे से के द्वारा एटिस्टी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी दिया गया, सेज ला सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, है ना। फिर उसके बाद हम जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और लेजिस्फेयर या मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। ठीक है। और न्यू क्लासिकल इकोनॉमी की बात करें, जिसमें मार्शल आते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया, ला ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है जिसमें ये प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। फिर विलियम स्टैनले जोन्स जो है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है। लियोन वालरस जो है एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो मार्जिनलिज्म इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे काम किया इन लोगों ने। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जो केन्सियन अर्थशास्त्री थे जो है, जिसमें जॉन जे एम कीन्स आते हैं, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। दिया जिसमें एग्रीगेट डिमांड, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। जॉन रॉबिन्सन दी इकोनॉमिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है। तो केन्सियन जो थ्योरी थी वो जनरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स देखते हैं कि जिसमें रेगनर आएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी है। आर्थर लेविस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, डुअल सेक्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात करते हैं। रोज टू स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ दिया। ठीक है। जिससे ट्रेडिशनल सोसाइटी से कैसे हाई मास कंजम्पशन की तरफ जो है कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अमरसन जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआई, जेंडर, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स दिया गया। ठीक है। इंडिया जो है अमरसेन कैपेबिलिटी अप्रोच से इन्फ्लुएंस है, एसडीआई नीति आयोग रिपोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है। अब आइए मॉडर्न बिहेवियर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसमें रिचर्ड थेलर आते हैं जो नोज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी, डेनियल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आइए इंपॉर्टेंट इंडियन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अमरसेन पॉवर्टी एंड फेमाइन कैपेबिलिटी अप्रोच, पॉवर्टी एनालिसिस। बीके आर भी राव, इंडियन प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट इन इंडिया। विमल दंतवाला, इंडियन एग्रीकल्चर प्लानिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि ये सब है हमारे लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसे कि स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, इनविजिबल एंड फ्री मार्केट, मार्शल का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ मैकेनिज्म, किन्सियन जो है जनरल थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और लेविस जो है डुअल सेक्टर इकोनॉमी। फिर अमरसेन जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। कंपरेटिव एडवांटेज जो है डेविड रिकार्डो के द्वारा, सेज लासे के द्वारा, इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है। इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डुअल सेक्टर मॉडल जो है आर्थर लेविस के द्वारा, एसडीआई अमरसेन के द्वारा। ठीक है। अब आइए महत्वपूर्ण समितियां देखते हैं। आरबीआई एडवाइजरी कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसका काम क्या होता है कि लगातार मुद्रा नीति और ब्याज दर निर्धारण करता है। एफएमसी कमेटी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन 2000 से फ्यूचर और कृषि कमोडिटी बाजार काम करता है। केलकर कमेटी जो है आपके जीएसटी प्रस्ताव, टैक्स रिफॉर्म संबंधित है। रंगराजन कमेटी जो है 1990 से 2014 पॉवर्टी एलिवेशन और इन्फ्लेशन रूरल क्रेडिट से संबंधित है। चेट्टी कमेटी आपके 2014 में इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। फिर कृषि और ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है 1970 में कृषि नीति उत्पादन सुधार संबंधित है। स्वामीनाथन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जीएम क्रॉप संबंधित है 2004 में। रंगराजन कमेटी ऑन मनरेगा 2008 में रूरल एम्प्लॉयमेंट और वेस्ट स्ट्रक्चर संबंधित है। ठीक है। सीएससीपी जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं शिक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ, जैसे कोठारी समिति 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समान शिक्षा। यशपाल कमेटी ने 2009 में हायर एजुकेशन रिफॉर्म से। राधाकृष्णन कमेटी 1948 से यूनिवर्सिटी एजुकेशन और करिकुलम सुधार से। ठीक है। वित्तीय और बैंकिंग समितियां देखते हैं। नरसिंघम समिति 1991 में, 1998 बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और एनपीए प्राइवेटाइजेशन से। फिर वघुल कमेटी देखते हैं 2000 में, कैपिटल मार्केट और सेबी रिफॉर्म से। तारपुर कमेटी 1997 2006 में, फॉरेक्स रिजर्व्स और मनी मैनेजमेंट से। आरबीआई कमेटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है 2000 से बैंकिंग कवरेज और रोल क्रेडिट संबंधित है। ठीक है। नरसिंघम कमेटी जो है इंडियन बैंकिंग लिबरलाइजेशन और प्रूडेंशियल नॉर्म संबंधित है। ठीक है। अब सोशल और डेवलपमेंटल
देखते हैं कुछ कमेटी। सचर कमेटी जो है माइनॉरिटी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से संबंधित है। खान कमेटी जो है रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संबंध 2005 में इसकी स्थापना हुई। साहा जो है कमीशन 1997 में इमरजेंसी एक्सेस और गवर्नमेंट रिफॉर्म। प्लानिंग कमीशन कमेटी 1950 से 2014 5 ईयर प्लान और सेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है। अब पॉलिसी और गवर्नेंस से संबंध देखते हैं कि जैसे राजाध्यक्षा कमेटी जो है 2010 में पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म से, केलकर टास्क फोर्स 2012 में टैक्स फिस्कल डेफिसिट जीएसटी रोड मैप से। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कुछ। तो इस तरह हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण कमेटियाँ थी जो है कृषि से, शिक्षा से, सांस्कृतिक से, ठीक है, आर्थिक से, सबको हम लोगों ने देखा। अब आइए एक बार हम लोग आगे चलते हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जैसे स्वामीनाथन किससे संबंधित है, जनसंख्या से, जानकी रमन प्रतिभूति से, दांतेवाला बेरोजगारी से, सरगरिया जो है केंद्र राज संबंध से, गोस्वामी जो है गोस्वामी आपका औद्योगिक उर्वरता से, महान बालन पुलिस समिति राष्ट्रीय आय से, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से, मल्होत्रा जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से। ठीक है। खुसरो समिति आपकी कृषि साक्ष्य है, गोईपुरिया समिति बैंक सेवा सुधार से, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भंडारी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। सच्चर जो है समिति वह जो है मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से। यस तारापुर समिति जो है रुपये की पूंजी खाता परिवर्तन से। ठीक है। अब दूसरी समिति की बात करें तो अल्लाह के उद्देश्य संबंधित है। डॉक्टर कीर्ति यस पारिक समिति जो है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली सुझाव। BES व्यास समिति कृषि और ग्रामीण शाखा विस्तार से, महाजन जो है चीनी उद्योग से। ठीक है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से, मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा के विकास से। ठीक है। तो इस तरह जो है विभिन्न समितियों को जो महत्वपूर्ण थे उनको हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि भारत की प्रमुख योजनाएं। PM किसान जो है 2019 में वर्ष में आया, किसानों को 6000 वार्षिक आय सहायता देना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में फसल नुकसान पर बीमा और सुरक्षा। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में किसानों को मृदा परीक्षण और उर्वरक सलाह। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में जो है कृषि विपणन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ग्रामीण विकास और रोजगार से योजनाएं देखते हैं। मनरेगा 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की न्यूनतम रोजगार गारंटी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास। फिर देखते हैं कि आयुष्मान भारत जो है 2018 में गरीबी परिवारों के लिए 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में स्वास्थ्य सेवाओं और मृत स्वास्थ्य सुधार। मिड डे मील स्कीम 1995 में स्कूल बच्चों के पोषण और भोजन। पोषण अभियान 2018 में बाल और मातृ पोषण सुधार। ठीक है। महिला और बालिका से संबंधित देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में बालिकाओं की शिक्षा और संरक्षण के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में बालिकाओं की बचत और शिक्षा हेतु। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017 में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए। ठीक। शिक्षा और कौशल विकास संबंधी देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2000 जो है सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में माध्यमिक शिक्षा को विकास के लिए। इसके लिए इंडिया जो है 2015 में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना। डिजिटल इंडिया 2015 में ई गवर्नेंस डिजिटल सेवा इंटरनेट कवरेज के लिए। मेक इन इंडिया जो है 2014 में विनिर्माण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप 2016 नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं ऊर्जा और पर्यावरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। उज्ज्वला योजना 2015 में LED बल्ब वितरण ऊर्जा बचत के लिए। नेशनल सोलर मिशन 2010 में सौर ऊर्जा उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में साफ सफाई शौचालय निर्माण और स्वच्छता के लिए। फिर देखते हैं वित्त और बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण योजना जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में बैंक खाता खोलना। वित्तीय समावेशन। अटल पेंशन योजना 2015 में गरीबी वर्ग के लिए पेंशन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लघु व्यवसायों के लिए ऋण देना। ठीक है। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र शब्दावली को जो है। GDP क्या होता है? किसी देश में एक निश्चित अवधि में निर्मित सभी वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। GNP क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा निर्मित वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में प्राप्त कुल आय जो है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से विभाजित करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई वस्तु और सेवा की कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि। डिफ्लेशन क्या है कि जिससे मूल्य ह्रास कहते हैं। वस्तु और सेवा की कीमतों में दीर्घकालिक गिरावट। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत सूचकांक देखते हैं। और WPI में जो है जिसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का औसत सूचकांक देखते हैं। मनी बैंकिंग संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं जैसे मनी सप्लाई क्या है कि जिसमें उपलब्ध कुल पूर्ति। लिक्विडिटी क्या होता है कि
मुद्रा संपत्ति को जल्दी नकदी में बदलने की क्षमता। रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेने की दर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि आरबीआई द्वारा मुद्रा और ब्याज दर नियंत्रित करने की नीति। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि सरकार द्वारा टैक्स और खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना। बीओपी क्या है, भुगतान संतुलन देश के विदेश लेन देन स्थिति को दिखाता है। करंट अकाउंट में हम लोग आयात निर्यात सेवाओं और लाभांश को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम लोग विदेशी निवेश ऋण और निवेश को देखते हैं। ट्रेड डेफिसिट में आयात अगर अधिक है जो है निर्यात से तो ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड सरप्लस क्या है कि जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो ट्रेड सरप्लस होता है। ठीक है। एफडीआई क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे विदेशी निवेशक द्वारा अस्थायी व्यवसाय में निवेश करना। ठीक है। अब डेवलपमेंट इकोनॉमी से कुछ शब्दावली देखते हैं। एसडीआई क्या है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय सूचक होता है। पॉवर्टी लाइन क्या है कि न्यूनतम जीवन स्तर तय करने की सीमा है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, गिनी कोएफिशिएंट आय समानता मापने का तरीका है। लॉरेंज कर्व क्या है कि आय वितरण असमानता दिखाने वाला ग्राफ है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि जीडीपी जीएनपी निरंतर वृद्धि को देखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, समग्र कल्याण में सुधार को देखते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री लेबर शब्दावली देखते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि उत्पादन, कच्चा माल उत्पादन। द्वितीय निर्माण और विनिर्माण को देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखते हैं। एमएसएमई क्या है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रोजगार और उत्पादन के लिए देखते हैं। ठीक है। तो और सब्सिडी देखते हैं क्या होता है कि सरकार द्वारा उत्पादन उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता। टैरिफ क्या है कि आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। और डिफिसिट फाइनेंसिंग या घाटा वित्त विश्व सरकारी खर्च के लिए ऋण या मुद्रा जारी करना। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बचत और निवेश के माध्यम से जो है पूंजी निर्माण। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कार्य करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद रोजगार न मिलना। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरी जो है इकोनॉमी को कंप्लीट किया। तो अगर यह हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपका जो है बेहतर लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना धैर्य से सुनने के लिए। ठीक है। तो देखिए पूरी इकोनॉमी को हम लोगों ने कंप्लीट किया रैपिड रिवीजन के माध्यम से। तो अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।